नेक्स्ट सेलेक्टर जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है मेरा एट्रीब्यूट सेलेक्टर, यानी हम अपने एलिमेंट्स को उनके पर्टिकुलर एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू के बेसिस पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये एलिमेंट्स को सेलेक्ट करता है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और वैल्यू ऑफ अ गिवन एट्रीब्यूट, यानी अगर किसी एलिमेंट के अंदर चाहे कोई एट्रीब्यूट सिर्फ प्रेजेंट हो तब भी हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू हो तब भी हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ये होगा कि मुझे सारे के सारे वो इनपुट एलिमेंट्स चाहिए जिसके अंदर एट्रीब्यूट किसी भी वैल्यू के इक्वल आ जाता है, तो उसके लिए मैं कोई भी CSS की प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर को लिख सकती हूँ। तो इस तरीके का सिंटैक्स होता है जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम पहले अपने एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखते हैं, हम लिखते हैं इक्वल टू, एंड उसके बाद डबल कोट्स के अंदर हम अपने वैल्यू की वैल्यू लिख रहे होते हैं। तो ये मेरा एट्रीब्यूट सिलेक्टर कहलाता है। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। मेरी index.html फाइल के अंदर मैंने अपने डिव के अंदर ये दो इनपुट्स बनाए हुए हैं। एक इनपुट के अंदर टाइप मैंने दिया हुआ है टेक्स्ट के इक्वल, एक इनपुट के अंदर टाइप मैंने दिया हुआ है पासवर्ड के इक्वल। मैं क्या करने वाली हूँ, इन दोनों को कलर, इनका टेक्स्ट का कलर मैं चेंज करने वाली हूँ बेस्ड ऑन देयर टाइप एट्रीब्यूट। तो अगर यूजर नेम होगा तो वो रेड कलर का हो जाए, और पासवर्ड होगा तो वो मान लेते हैं ग्रीन कलर का हो जाए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे एट्रीब्यूट सिलेक्टर को। तो पहले तो इनपुट को लेते हैं। इनपुट के अंदर पहले मैं लगाऊंगी अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स। मेरे एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, एट्रीब्यूट है टाइप के इक्वल, फिर मैं लिखूंगी इक्वल टू। अगर टाइप की वैल्यू टेक्स्ट के इक्वल हो जाए, यानी मेरे यूजर नेम वाला जो इनपुट बॉक्स है, तो उसके अंदर मैं चाहती हूं मेरे टेक्स्ट का कलर रेड हो जाए। एंड अगर मेरे इनपुट बॉक्स के अंदर एट्रीब्यूट टाइप की वैल्यू सिर्फ पासवर्ड के इक्वल हो जाए, तो उसके अंदर आई वॉन्ट कि मेरे जो कलर है टेक्स्ट का दैट शुड बी इक्वल टू ग्रीन कलर। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अभी तो कोई चेंज नहीं दिख रहा, बट जब हम टेक्स्ट टाइप करेंगे तो मुझे दिखेगा। अगर मैं आपको यूजर नेम लिखूंगी, इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं। अब अगर मैं कोई यूजर नेम लिखूंगी तो वो रेड कलर में टाइप होगा, क्योंकि यहाँ मैंने जब भी टाइप की वैल्यू टेक्स्ट है जैसे यूजर नेम में, तो वहां पर टेक्स्ट का कलर रेड होगा। एंड जब भी कोई पासवर्ड टाइप करूंगी, जैसे मैंने ABCD टाइप किया, तो यहाँ पर मेरे टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो जाएगा। वो तो क्योंकि पासवर्ड टाइप है तो दिख नहीं रहा, बट कुछ इस तरीके का कलर होगा। मैं चाहूँ तो इसको रिवर्स भी कर सकती हूँ। माई यूजर नेम शुड बी इन ग्रीन एंड पासवर्ड शुड बी इन रेड। इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। तो ये मेरा यूजर नेम हो गया एंड ये मेरा पासवर्ड हो गया। तो इस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं किसी भी एलिमेंट को बेस्ड ऑन देयर एट्रीब्यूट टाइप। तो ये तो एट्रीब्यूट और वैल्यू पेयर हो गया। मैं चाहूँ तो सिर्फ एट्रीब्यूट की प्रेजेंस पर भी कर सकती हूँ, यानी जो भी मेरा इनपुट एलिमेंट है उसके अंदर अगर टाइप एट्रीब्यूट है, जो कि यूजुअली हर इनपुट एलिमेंट के अंदर होता है, तो मैं चाहती हूँ बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए टू कोई और लाइट सा, इसको लेट्स से घोस्ट वाइट कलर मैं इसको देना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया कि अगर इनपुट एलिमेंट कोई भी है जिसके अंदर टाइप लिखा हुआ है, टाइप एट्रीब्यूट है, चाहे टाइप पासवर्ड हो, चाहे टाइप मेरे पास टेक्स्ट हो, चाहे टाइप रेडियो बटन हो, चेक बॉक्स हो, कोई भी टाइप हो, उसके अंदर मुझे अपने बैकग्राउंड कलर को घोस्ट वाइट रखना है। तो इसने क्या किया, वहाँ पर बैकग्राउंड कलर को चेंज करके कर दिया घोस्ट वाइट। अब मैं यहाँ यूजर नेम लिखूंगी ग्रीन में आएगा, पासवर्ड लिखूंगी मेरा रेड कलर में आएगा। तो इस तरीके से हम अपने एट्रीब्यूट के बेसिस पर भी स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब एट्रीब्यूट के बेसिस पर जो एट्रीब्यूट सिलेक्टर होता है उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। जैसे एट्रीब्यूट सिलेक्टर के लिए मैं MDN पर जाऊं तो यहाँ मुझे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। हमने एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू ऑप्शन को ट्राई कर लिया, हमने एट्रीब्यूट को ट्राई कर लिया, पर इसके अलावा और भी सिंटैक्स हैं। ये आपको मिल जाएगा टिल्ड को यूज़ करके, ये सिंटैक्स मिल जाएगा, ये वाला सिंटैक्स मिल जाएगा, डॉलर वाला सिंटैक्स मिल जाएगा। तो मल्टीपल तरीके से हम अपने एट्रीब्यूट सिलेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, पर जनरली हम क्या करते हैं, इन्हीं दोनों को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जहाँ भी करते हैं। बट आपके लिए एज अ होमवर्क प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इन बाकी सारों को आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और इनको एक एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लोर करके करना है। अच्छा, एक MDN वाली जो वेबसाइट है उसके ऊपर कई जगह आपको ये फ्लास्क दिखेगा। इस फ्लास्क का मतलब है कि ये वाला जो पर्टिकुलर कोड है ये अभी एक्सपेरिमेंटेशन फेज में है, इसको आपको कहीं पर यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है एक्सपेरिमेंटल एक्सपेक्ट बिहेवियर टू चेंज इन द फ्यूचर, यानी ये जो कोड है ये अभी फिक्स नहीं हुआ है किसी भी तरीके से, तो इसको आपको प्रोडक्शन में यूज़ नहीं करना है। अगर आप किसी कंपनी के लिए कोड कर रहे हैं या फिर अपना भी कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आगे जाकर ये भी हो सकता है कि ये वाला जो कोड है इसका बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो जाए। तो इसको आप अपने प्रोडक्शन के लिए यूज़ मत करिए, पर हाँ आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, या फिर छोटा मोटा आप कुछ बना रहे हैं या ऐसे ही सीख रहे हैं तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी बता दिया है, एंड आपको और ज़्यादा थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है अपने एट्रीब्यूट सिलेक्टर को।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चाइल्ड कॉम्बिनेटर की, यानी दो अगर सिलेक्टर्स के बीच में हमें चाइल्ड वाला रिलेशन एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए हम चाइल्ड कॉम्बिनेटर को यूज़ करेंगे। चाइल्ड वाला रिलेशन क्या होता है कि अगर मैंने कोई भी डिव लिखा, डिव के अंदर अगर मैं एक पैराग्राफ क्रिएट कर रही हूँ एंड उसके बाद दोबारा से मैं डिव को खत्म कर रही हूँ, तो इस डिव एंड इस पैराग्राफ के बीच में जो रिलेशन होगा, दिस इज माई चाइल्ड रिलेशन। तो अगर मैं वो सारे पैराग्राफ सिलेक्ट करना चाहती हूँ जो डिव के अंदर आते हैं, और अंदर आते हैं इन द सेंस डायरेक्ट डिसेंडेंट्स है, जो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स मतलब अगर डिव के अंदर पैराग्राफ आ रहा है एंड पैराग्राफ के अंदर मान लेते हैं मैंने कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट किया, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं कोई एलआई क्रिएट कर रही हूँ, तो मैं डिव के लिए जो चाइल्ड कॉम्बिनेटर यूज कर सकती हूँ वो सिर्फ पैराग्राफ के लिए कर सकती हूँ, यूएल और एलआई के लिए नहीं कर सकती। तो जो डायरेक्ट एक लेवल अंदर आ रहा है उसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मैं लिख सकती हूँ डिव के अंदर, तो ये ग्रेटर देन का साइन हम लिखते हैं, जितने भी पैराग्राफ आ रहे हैं उन पर मुझे स्टाइल अप्लाई करना है। इसका एक एग्जांपल मुझे यहाँ दिया हुआ है, स्पैन के अंदर जितने भी बटन्स आ रहे हैं उन पर मुझे अपना स्टाइलिंग अप्लाई करना है, तो मैं प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स को लिख सकती हूँ। तो ये जो है इसको हम चाइल्ड कॉम्बिनेटर कहते हैं। यहाँ पर सिलेक्टर नहीं, यहाँ पर कॉम्बिनेटर मेरे पास आ जाएगा। तो दो सिलेक्टर्स को मैंने कंबाइन कर दिया और दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेटर है मेरा चाइल्ड कॉम्बिनेटर है, क्योंकि चाइल्ड पेरेंट वाला रिलेशन यहाँ पर आ रहा है। तो मैं बात कर रही हूँ उन बटन्स की जो इमीडिएटली स्पैन के अंदर आते हैं और डायरेक्टली अंदर आते हैं, उन सारे बटन्स की यहाँ पर बात हो रही है। इसके लिए एक बार एग्जाम्पल देखते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी डिव हैं उसके अंदर जो चिल्ड्रन एलिमेंट है, यानी डिव के अंदर जो भी इनपुट हैं, इन सारे इनपुट्स को मैं एक बैकग्राउंड कलर देना चाहती हूँ। लेट्स सपोज बैकग्राउंड कलर इनको हल्का सा हम येलोइश या रेडिश की शेड में कुछ भी दे देते हैं। तो डिव और इनपुट के बीच में क्या रिलेशन है, ये चाइल्ड पेरेंट रिलेशन है। इसको एस्टैब्लिश करने के लिए मैं लिख सकती हूँ डिव के जितने भी इनपुट चिल्ड्रन हैं उन सब को मैं एक बैकग्राउंड कलर देने की कोशिश करना चाहती हूँ, थोड़ा सा लेट्स से डार्क ग्रे अगर मुझे कलर देना है अभी के लिए। तो इसको रिफ्रेश किया तो इन दोनों को बैकग्राउंड कलर मिल गया क्या, डार्क ग्रे के इक्वल। मैं चाहूँ तो इस कलर को चेंज करके कुछ और भी कर सकती हूँ। यहाँ पर एक हल्का सा कलर डार्क सैल्मन, एक बार देखते हैं। तो ये डार्क सैल्मन कलर मुझे मिल गया। इसके अंदर अब मैं कुछ भी टाइप कर सकती हूँ। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ, ये हुआ मेरा डायरेक्ट चाइल्ड डिसेंडेंट वाला रिलेशन। अब एक और चीज़ है, इसमें हम डायरेक्ट डिसेंडेंट की बात करते हैं। मतलब अगर मैंने ये जो नैव, यूएल, एलआई, ए लिखा है, इन 4 लेवल्स की जगह मैं क्या कर सकती थी, सिंपली नैव और ए भी लिख सकती थी। इसको कर लेते हैं सेव। और अब ये जो मेरी स्टाइलिंग है पुराने वाली, मतलब नेविगेशन के अंदर जो भी मैंने एंकर टैग्स लिखे हुए थे, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो स्टाइल के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या करता है कि नेविगेशन के अंदर जितने भी एंकर टैग्स हैं उन सबको ये कलर दे दो। वो ये नहीं देखता कि डायरेक्ट डिसेंडेंट होने चाहिए। मतलब नेविगेशन जहां पर लिखा हुआ है या नेविगेशन के अंदर एंकर टैग आ तो रहा है बट नेविगेशन का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। नेविगेशन का डायरेक्ट चाइल्ड ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के डायरेक्ट चिल्ड्रन ये एलाइज हैं और एलाइज के अंदर एक लेवल अंदर मेरा ए आता है। तो डिसेंडेंट सिलेक्टर में आप मल्टीपल लेवल्स को स्किप करके अपने एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट जब भी हम अपने चाइल्ड सिलेक्टर की बात करते हैं उसमें एक ही लेवल अंदर हम जा सकते हैं, मल्टीपल लेवल्स पर हम नहीं जा सकते। तो एक चाइल्ड कॉम्बिनेटर का डिसएडवांटेज होता है, इसीलिए इससे ज़्यादा हम अपने डिसेंडेंट सिलेक्टर को प्रैक्टिकल केसेस में ज़्यादा यूज़ करते हुए दिख रहे होंगे। तो ड्रॉबैक इसका कुछ इस तरीके का होगा कि अगर मैंने नैव ए लिखा है तब तो स्टाइलिंग अप्लाई होगी, पर अगर मैं नैव चाइल्ड कॉम्बिनेटर के साथ लिख दूं और इसको रिफ्रेश करूं तो अब मेरा स्टाइल गायब हो गया और वो अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर हम डिसेंडेंट सिलेक्टर को यूज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर की। अभी तक हमने सिलेक्टर शब्द देखा था, अब हम कॉम्बिनेटर शब्द देखेंगे। कॉम्बिनेटर्स क्या होते हैं? मल्टीपल सेलेक्टर्स को जब हम यूज़ करना चाहते हैं तो उनको कंबाइन करने का जो काम करते हैं, जोड़ने का जो काम करते हैं, वो हमारे कॉम्बिनेटर्स करते हैं। कॉम्बिनेटर हो गया जैसे प्लस साइन एक कॉम्बिनेटर होता है। तो CSS के अंदर सबसे पहला कॉम्बिनेटर जिसको हम पढ़ेंगे दैट इज माय एडजेसेंट या फिर सिबलिंग कॉम्बिनेटर। इसका एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे अगर मैं लिखती हूँ P या फिर मैं H3 लिखती हूँ तो ये इंडिविजुअली क्या है, ये इंडिविजुअली अगर मैंने सिर्फ P लिखा है तो ये मेरा एलिमेंट सिलेक्टर होगा, ये अगर सिर्फ मैंने H3 लिखा है तो ये भी मेरा एक एलिमेंट सिलेक्टर होगा। पर इन दो सिलेक्टर्स को अगर मुझे कंबाइन करना है और कंबाइन करके मुझे सिबलिंग कॉम्बिनेटर चाहिए तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी प्लस लगाने का मतलब है कि मैं सिलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ वो सारी की सारी हेडिंग 3 ये H3 जो इमीडिएटली पैराग्राफ के बाद लिखे गए हैं।
जैसे यहाँ पर एक पैराग्राफ मैंने लिखा है, पैराग्राफ टैग को क्रिएट किया है, एंड उसके बाद मैंने एक h3 लिखा है, इसके बाद मैंने एक और h3 लिखा है, उसके बाद मैंने कोई div लिखा हुआ है, एंड div के अंदर भी मैंने एक h3 को क्रिएट किया है। अब अगर मैं चाहती हूं कि मैं सिर्फ इस वाले h3 को यूज कर पाऊं, तो इसका एक रिलेशन मैं ये निकाल सकती हूँ कि ये वाला h3 इमीडिएटली इस पैराग्राफ के बाद आ रहा है। तो जितने भी पैराग्राफ हैं उसके बाद जितने भी h3 मेरे पास आ रहे हैं उन पर अगर मुझे स्टाइल अप्लाई करना है तो मैं लिख सकती हूँ p प्लस h3। जो मेरी पूरी की पूरी हायरार्की होती है HTML की, इस हायरार्की के बारे में पहले भी हमने बात की है। तो इस हायरार्की से क्या बनेगा कि p और h3 दोनों सेम लेवल पर हैं, क्योंकि P इमीडिएटली H3 के बाद आ रहा है। ना P H3 का पेरेंट बन सकता है, ना P H3 का चाइल्ड बन सकता है। मतलब ये लेवल में नीचे भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है, ये दोनों सेम लेवल पर आते हैं HTML हायरार्की के अंदर। जबकि यहाँ पर मैं div और h3 की बात करूँ तो div ऊपर आएगा एंड h3 नीचे आएगा, क्योंकि div बाहर की तरफ है और h3 इसके अंदर लिखा हुआ है। बट क्योंकि P और ये दोनों h3 सेम लेवल पर लिखे हुए हैं, इसीलिए इनका जो रिलेशन है उसको HTML के अंदर हम एक सिबलिंग रिलेशन कहेंगे, यानी भाई वाला रिलेशन विच इज ऑन द इक्वल लेवल। अब इक्वल लेवल पर आ गए हैं तो हम प्लस साइन का यूज करेंगे। तो जब भी आपको कोई भी एलिमेंट 1 प्लस एलिमेंट 2 या इस तरीके का रिलेशन दिखाई दे, इसका मतलब है कि ऐसे सारे एलिमेंट 2 हम सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो इमीडिएटली और सेम लेवल पर आर फॉलोड बाय एलिमेंट 1। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे सारे के सारे जो पैराग्राफ टैग्स हैं, ये मेरा एक पैराग्राफ टैग है, तो हर पैराग्राफ टैग के इमीडिएटली बाद एक h3 हेडिंग आती है। इस वाले पैराग्राफ टैग के भी इमीडिएटली बाद एक h3 हेडिंग आ रही है, इस वाले पैराग्राफ टैग के भी इमीडिएटली बाद एक h3 हेडिंग आ रही है। तो जितने भी पैराग्राफ टैग्स हैं जिनके इमीडिएटली बाद जो h3 हेडिंग आ रही है, उस हेडिंग को मैं क्या करना चाहती हूँ, एक अंडरलाइन देना चाहती हूँ। तो मैं क्या चाहती हूँ, पैराग्राफ टैग के इमीडिएटली बाद जो हेडिंग 3 आ रही है उसको मैं अंडरलाइन देना चाहती हूँ। अंडरलाइन के लिए याद करना है, CSS बेसिक्स में हमने पढ़ा था कौन से वाली प्रॉपर्टी, टेक्स्ट डेकोरेशन। तो इसके लिए मैं लिखूंगी टेक्स्ट डेकोरेशन और यहाँ पर मैं लिखूंगी अंडरलाइन। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो पैराग्राफ टैग के इमीडिएटली बाद जितनी भी हेडिंग 3 थी, ये मेरी हेडिंग 3 थी, ये थी एंड ये थी, इन सब को एक अंडरलाइन मिल गई है। तो इस तरीके से मेरा सिबलिंग जो कॉम्बिनेटर है वो यूज होता है। ऑल्दो इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होगा, बट कहीं कहीं आपको इसका यूजेज दिख सकता है, तो इसका हमें पता ज़रूर होना चाहिए कि ये काम कैसे करता है। एक और चीज़ हम यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं कि जितनी भी मेरी क्लासेस हैं, अपवोट नाम से मैंने क्लास किसको दी है, मैंने इस अपवोट बटन को दी है। तो इस अपवोट बटन के बाद जो मेरा आंसर बटन है, इसका कलर क्योंकि काफ़ी ग्रेश सा अजीब सा लग रहा है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, इसके कलर को चेंज करके मैं इसको लाइट ब्लूइश कुछ कलर देने वाली हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी क्लास हैं अपवोट नाम से, उनके इमीडिएटली बाद वाले मैं बटन को सिलेक्ट करने वाली हूँ। तो मैं लिखूँगी डॉट क्लास अपवोट प्लस बटन। ध्यान से देखा जाए तो इस क्लास के सेम लेवल पर जो बटन है, इस क्लास के सेम लेवल पर जो बटन है वो आंसर बटन ही है। इसको मैं बैकग्राउंड कलर देने वाली हूँ, कुछ ब्लूइश सा, हल्का ब्लूइश सा हम कलर सेलेक्ट करने वाले हैं, लेट्स से कॉर्नफ्लावर ब्लू। सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, सारे के सारे आंसर का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया। अब इसको मैं चाहूँ तो अपना एक फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकती हूँ। फॉन्ट का कलर चेंज करके हम इसको दे सकते हैं सम डार्क ब्लू कलर। रिफ्रेश।